नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, जी हिंदुस्तान के ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर जी के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की है, और नवंबर से आपके पास भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आ गई है। सर, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में इतने सारे मंत्रालयों की अगर मैं आपकी उपलब्धियां पूछूं तो कैसे आप गिना पाएंगे? नहीं, भरपूर उपलब्धि हर सरकार के हर विभाग ने की है, लेकिन अगर हमें पता पूछेंगे तो हमारे विभागों की, तो मैं इतना ही कहूंगा कि सूचना प्रसारण में हमने जो एक साजिश थी कि देश को बदनाम करने का और दूसरे साथ लोगों में भ्रम फैलाने का, अफवाहों के फेक न्यूज चलाने का, उसको हमने लगाम लगाया है। और रोज फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं। 5-6 न्यूज का ऐसा पर्दाफाश करते हैं कि उन्हें वापस जाना पड़ता है। ग्लोबल मीडिया में भी जिस तरह से लेख और टिप्पणियां आती थी, उनको भी मुंह तोड़ जवाब जाता है, और उसका भी परिणाम हो रहा है। तो मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से हम काम वो किया है। पर्यावरण में तो बहुत काम किया है। वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। यहाँ दूरदर्शन पर हमने रामायण महाभारत ही नहीं चलाया, कोरोना के दिनों में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए हैं, तो लोगों को एक अच्छा मौका मिला है। और एजुकेशन के चैनल शुरू है। पहली का चैनल अलग, दूसरी का चैनल अलग, जो भी फ्री डिश लेगा, या अनेक डीटीएच चैनल्स पर भी, जैसे जी जैसे डीटीएच चैनल पर भी एजुकेशन चैनल्स मिलते हैं, तो ये देखने लायक है। तो ये बहुत सारे काम किए हैं। बिल्कुल। आप भी मानेंगे सर कि कोरोना के इस काल में लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़ा कार्य आपके मंत्रालय का, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की मैं बात कर रही हूँ, उस मंत्रालय का लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा काम हुआ है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम हो गया, लेकिन सबकी उम्मीद है कि अब ये बरकरार रहे। तो ऐसे में इस सिलसिले में कोई खास प्लानिंग आपके मंत्रालय की है, और अगर है तो फिर राज्यों की जिम्मेदारी भी इस प्लानिंग में कैसे पूरी की जाएगी? नहीं, पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक विशेष काल में जब हवा का रुख भी हिमालय की ओर से बाहर सागर की ओर जा रहा था, तब सारा प्रदूषण धोया जा रहा था। लेकिन उद्योग चलेंगे और प्रदूषण नहीं होगा, और वाहन चलेंगे और प्रदूषण नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इतना रोमांटिक हम नहीं बन सकते। लेकिन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण को रोका जा सकता है। और वो प्रयास हम जरूर करेंगे कि प्रदूषण के नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई उसको उल्लंघन करता है तो उसको उद्योग बंद करने की नौबत आएगी। ये वो ध्यान रखे, और ये हम करेंगे, कठोरता से करेंगे। इस वक्त सबकी नज़र सरकार के साथ साथ सबकी नज़र देश की अर्थव्यवस्था पर है, और एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी कई जगहों पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की भी होती है अर्थव्यवस्था में। तो ऐसे में क्या इस पर भी कोई प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पर विचार किया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको बाहर बाजार तक लाने के लिए सुसंगत चेन बनाई जाए और उस पर काम हो? नहीं, पहले तो हमारे यहाँ अनेक वर्षों में आजादी के बाद भी जंगल की केवल कटाई हुई और उसको एक आय का साधन देखा गया। पिछले 40 साल में 80 के कानून के बाद उसको केवल संरक्षण की भूमिका ली गई। दोनों का मध्य साधने की जरूरत है। हमें लकड़ी भी चाहिए। आज हम लगभग 47,000 करोड़ की लकड़ी बाहर से आयात करते हैं। 25-30 हजार करोड़ का फर्नीचर बाहर से आयात करते हैं। ये बचा जा सकता है। इसका मतलब रोजगार बाहर जा रहे हैं, तो देश में रोजगार पैदा हो, और देश में जंगल बने, और देश में उसके व्यापार उद्यम हो। और इसलिए हमने बहुत सारे बंधन समाप्त कर दिए हैं जो अनावश्यक थे। जैसे बांबू को पेड़ मानते थे। बांबू एक घास है, एक अलग टाइप का है, और इसलिए उसके व्यापार पर और उसके ढुलाई पर
जो भी बंधन थे वो खत्म किए, तो पिछले 2 साल में बाम्बू का क्षेत्र बढ़ गया, जी। क्योंकि लोगों ने लगातार शुरू किया। हमारे यहाँ दो बहुत गलत बातें हुई जी। है। पहले तो ये कि जो किसान पेड़ लगाएगा उसको 2 संकटों का सामना करना पड़ा, कि पेड़ लगाएंगे लेकिन उसको काटने नहीं देंगे। अगर काटने नहीं देंगे तो कौन लगाएगा? तो इसलिए बिल्कुल। काटने देना, व्यापार करना और फिर से लगाते रहना, यही तो जंगल का चक्र चलता है जंगल क्षेत्र के बाहर खेतों में। जी। इसके साथ साथ इस वक्त पे पूरी दुनिया भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद को बहुत महत्व दे रही है और आयुर्वेदिक औषधियों के लिए जड़ी बूटियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जड़ी बूटियां जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा मसला है और इसीलिए पूछना चाहूंगी कि क्या आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए भी दूसरे मंत्रालयों से समन्वय स्थापित करने की कोशिश हुई है और क्या इसके लिए भी कोई रणनीति बना रही है सरकार? बिल्कुल, आयुष मंत्रालय के साथ हम काम करते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स जगह जगह जंगल में भी लगे, अन्य क्षेत्रों में भी लगे और बाहर जंगल के लगे ज्यादा, तो उसकी पैदाइश ज्यादा होती है, किसान को उसकी आय मिलती है और आज दुनिया भर में उसकी मांग है, इसलिए उसको कीमत भी अच्छी मिल रही है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लगे, इसके लिए बहुत सारे औषधि कंपनियां जो है वो अनुबंध करती है किसानों के साथ और उनको अच्छी पैसा भी मिलता है और नया मेडिसिनल प्लांट से खेती अच्छी चल रही है। जी। अभी हाल फिलहाल में सर केरल में जो हथिनी की हत्या वाला मसला है, इस तरह की घटनाएं फिर ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इस तरह पर, क्योंकि देश भी गुस्से में है, उसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। इसके दो पक्ष है। पहले तो हम सभी किसानों को कहते हैं कि आपके खेत में आए और आपका अगर नुकसान होता है तो समय पे वन अधिकारियों को बताइए, ताकि वो हाथियों को वापस ले जाने का, जंगल में वापस भेजने का पूरा तैयारी करते हैं और भगाते हैं। तो ये दूसरा भी इसके पक्ष अनेक है। समझना चाहिए समस्या कि हर साल हाथी जंगल के बाहर आकर हाथी और मनुष्य में जो संघर्ष होता है, इसमें 500 मनुष्यों की बलि जाती है। बिल्कुल, वो मर जाते हैं। तो ये भी गलत है। हाथी का मरना गलत है, मनुष्य का मरना भी गलत ही है और इसलिए 500 लोग मरना, ये बहुत बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए हमने बड़ी सोच की है कि जंगल में अगर खाद और पानी, खाद्यान्न और पानी अच्छा मिलेगा, फॉडर अच्छा मिलेगा, पानी मिलेगा, तो जंगल के बाहर प्राणी नहीं आएंगे। और इसलिए ये कार्यक्रम हमने बड़ी प्रायोरिटी से हाथ में लिया है। जी। एक और बड़ा मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय आपके पास है। इस वक्त सुस्त अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश सरकार की हो रही है। इस मंत्रालय के साथ आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या टारगेट्स हैं और क्या उसके लिए डेडलाइन तय है कि हम खास और जो रोजगार के नए मौके हैं खास तौर पे, वो कैसे एस्टेब्लिश किए जाएंगे? नहीं, ऑटो क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र और बाकी जो पीएसयूज है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ऑटो का आपने देखा होगा, जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली तो तुरंत दुपहिया वाहनों की खरीद बढ़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब BS6 वाहन आए हैं। लोग अप्रैल तक रुके थे, अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा जगह जगह, क्योंकि कुछ जगह अभी है, तो वो जो है वो खत्म होते ही पूरी मांग रिस्टोर होगी, लोग वाहन खरीदेंगे और ये गाड़ी चलती रहेगी। तो ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि जहां ऑटो इंडस्ट्री का रोजगार का मुद्दा है वो भी सही है। सभी ऑटो इंडस्ट्री लगभग शुरू हो गए हैं, तो कम संख्या में मजदूर है, लेकिन अच्छी तरह से उसका उपाय हो रहा है। और बाकी जो क्षेत्र है, अनेक उद्योग ऐसे हैं कि जिसमें सरकार को कभी आना ही नहीं चाहिए था। बिजनेस करना ये सरकार का काम नहीं है। होटल चलाना सरकार का काम कब से बन गया? तो ऐसे जो उद्योग है उसको कभी ना कभी निश्चित दिशा में ले जाकर कोई ऐसी पार्टनरशिप हो कि जिससे रोजगार बढ़े,
जिससे सरकार की आय बढ़े और जिससे राज्य का उत्पन्न भी बढ़े। ये तीनों चीजें जिसमें होगी, ऐसी व्यवस्था कायम करने की जरूरत है। अनेक उद्योगों के बारे में, जो उद्योग ठीक तरह से चल रहे हैं उनको और ठीक तरीके से चलाने की कोशिश भी हम करते हैं। बिल्कुल। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मेक इन इंडिया पर बहुत जोर रहा, लेकिन अब कोरोना के बाद दूसरे कार्यकाल के दौरान आत्मनिर्भर बनने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ऐसे में देश के अंदर जो उद्योग धंधे हैं उनमें कोई क्रांतिकारी बदलाव हम देखने वाले हैं आने वाले टाइम पर? निश्चित रूप से देखोगे कि अभी शोध को बहुत ज्यादा महत्व होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना दुनिया से कटना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना विश्व व्यापार में से हम बाहर आए ये नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है कि ज्यादा से ज्यादा शोध लगाकर हम जो चीज आज आयात कर रहे हैं उसकी आयात बंद हो और हमारी निर्यात बढ़े। ये दोनों, आयात कम होना और निर्यात बढ़ना, यही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। और जैसे हमने देखा कोरोना के संकट में N95 हमारे यहाँ नहीं बनता था, वेंटिलेटर हमारे यहाँ नहीं बनते थे, PPE सूट्स हमारे यहाँ नहीं बनते थे, जो स्वैप स्टिक होती है वो हमारे यहाँ नहीं बनती थी, लेकिन अब सब बनने लगे। तो 4 महीने में इस क्षेत्र का मेक इन इंडिया मिशन पूरा हो गया। ऐसे ही हर क्षेत्र में चैलेंज लेकर नए नए शोध लोग करें और नई पद्धति अपनाकर जो सामान विदेश से लाते हैं उसमें कैसी कमी आए, ये देखना आत्मनिर्भर भारत का मुद्दा है। ऐसी भी कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जो चीनी या ये कहें कि चीन की धरती से हटकर दूसरे देशों में अपने लिए जगह ढूंढेगी। भारत के लिए क्या ये अवसर है, और अगर ऐसा है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए? ऐसा है, चाइना क्यों, दुनिया से किसी भी कोने से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम यही बताएंगे कि भारत जैसा कोई नहीं, और भारत में आइए, निवेश करिए, आप अच्छा उद्योग आपका चलेगा और साथ ही साथ भारत का उद्देश्य भी पूरा होगा, रोजगार भी मिलेगा, निर्यात भी बढ़ेगी, और यही आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। तो ये साकार करने के लिए सभी निवेशकों को सभी देशों से हम बुला रहे हैं। बिल्कुल। सर, एक बहुत बड़ा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपसे जुड़ा है और आप उसकी देखरेख आपको करनी है। ऐसे में वो स्वस्थ रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी इस मंत्रालय में जितने भी जो भी लोग इस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ यानी पारदर्शिता की भी बात कर रही हूँ, और सरकार के लिए ये है कि सरकार की योजनाएं जो हैं वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, यही हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसके स्पष्ट जिम्मेदारी तय करना, क्या ये एक चुनौती हो गया है अब कि जो जानकारी दी जा रही है वो सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं, कुछ मिसलीड ना किया जाए किसी को? इसके लिए भी कोई रणनीति है मंत्रालय के पास कि इस पर अगर कोई मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, तो वो लगाम कसी जा सके? हमने कोरोना के समय में ये देखा कि जानबूझकर समाज को भ्रमित करने का, गुमराह करने की और अफवाहों को बल देने की और फेक न्यूज प्रसारित करने की एक कोशिश कुछ लोगों के द्वारा और कुछ एजेंसीज के द्वारा जानबूझ के की जा रही। मेरे पिछले 2 महीने में हमने फिर PIB फैक्ट चेक यूनिट शुरू किया, उसमें ज्यादा अधिकारी रखे और सब करके हमने रोज सोशल मीडिया में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में गलत खबर आती है या चैनल पर जो गलत खबर दिखाई जाती है, उसको हम तुरंत उसका निराकरण करते हैं, उसका प्रत्युत्तर जो है वो देते हैं और उसको कहते हैं कि ये खबर चलाना बंद करो, और वो क्षमायाचना भी करते हैं, वो दुख भी प्रकट करते हैं और वो न्यूज वापस लेते हैं। तो ये एक ब्रांड PIB फैक्ट चेक हो गया, और फैक्ट चेक के द्वारा हमने एक फेक न्यूज ये बस्टिंग का काम शुरू किया। ये एक अच्छा काम है, लेकिन साथ ही साथ समाज में बहुत अच्छी तरीके से मीडिया के सभी माध्यम चले, मीडिया की आजादी को हम बहुत महत्व देते हैं।
मीडिया आजाद तरीके से अपने रोल को अदा करे, यही हमारी कल्पना है। जी जी, आपने ठीक कहा सर, क्योंकि देखिए हमें और डिजिटल होना पड़ेगा। अब हम क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह की स्थितियां बनेंगी उसमें बदलाव और परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम डिजिटल हो जाएं। सोशल मीडिया का चलन बहुत बढ़ेगा। ऐसे में क्या ये भी एक चुनौती होगी कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट जाए एटलीस्ट वो किसी तरह से कोई यही फेक न्यूज़ वाला चलन खत्म हो या फिर गुमराह ना हो लोग उससे, इस पर भी कोई लगाम कसने की तैयारी है? क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे हर कोई चाहेगा कि फोन पर ही सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उसके पास सही जाए, इसकी जिम्मेदारी हम कैसे तय कर पाएंगे? फोन, टीवी, समाचार पत्र ये तो माध्यम है जिस पर से हम पढ़ेंगे, लेकिन मूल जो न्यूज है उसमें आज समाचार पत्रों पर उनकी से एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कानून के तहत। जो फिल्में बनती है उस पर सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसके लिए भी ASCI करके संस्था बनी है, जहां प्रधान न्यायाधीश भी होते हैं और जो भी कंप्लेंट आएगी उसका निराकरण होता है। वैसी व्यवस्था चैनल, जो न्यूज चैनल्स है, उन्होंने भी शुरू की है और उनका भी बोर्ड है जिसमें एक न्यायाधीश, उसके अध्यक्ष होते हैं। कोई भी लोग शिकायत कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज पोर्टल के लिए नहीं है। तो इसके बारे में जरूर हमने उनसे संवाद किया है कि ये खुद एक सेल्फ रेगुलेशन तैयार करे, नहीं तो सरकार अनदेखी तो नहीं कर सकती। तो इसलिए सुचारू रूप से ये चले, यही हमारी इच्छा है। जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की, इसी पर एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। देश में करीब 1000 सिनेमा घर हैं और इस इंडस्ट्री को भी कोरोना की वजह से बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे में कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं, कई लोगों का काम धंधा भी गया है। इस इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने के लिए मंत्रालय के पास क्या रणनीति है? ये तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा, मुझे विश्वास है कि जून के अंत तक या कभी भी जैसे सरकार तय करेगी और जैसे अध्ययन आता जाएगा, सिनेमा हॉल आज नहीं तो कल खुलेंगे ही। खुलने के बाद लोगों के मन में भी एक विश्वास पैदा करना होगा, क्योंकि आज लोग डरे हुए हैं और कभी कभी मुझे लगता है बेवजह हम डर रहे हैं। हमें सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है। हमें 2 गज की दूरी बनानी है। समाज में जाएंगे तो मास्क पहन के जाना है और कोई काम करने के पहले और बाद में हाथ धोना है। इतनी 3 बातें अगर हम करेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन उसका डर इतना फैल गया है कि लोग थिएटर शुरू होने के बाद भी कितना जाएंगे या अभी पता नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं कि ये विश्वास माध्यम पैदा कर, उसमें प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया का भी बहुत रोल रहेगा कि ये लोग जागरूक करेंगे तो लोग जाएंगे और सेफ डिस्टेंस पे ये फिर सारा इंडस्ट्री शुरू खड़ी हो जाएगी, ये मुझे विश्वास है। शूटिंग सिनेमा का भी और चैनल्स का भी मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में शुरू हुआ है। वही 3 मुख्य केंद्र है। एक और चीज़ है, कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि लॉकडाउन को ठीक से नहीं लागू किया गया या फिर जो राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो केंद्र का ठीक नहीं था, इस वजह से मजदूरों को दिक्कतें हुई। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता भी आप हैं। क्या आपका विजन है? क्या कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं, इन आरोपों को? नहीं, देखो, विपक्षी दल की मुझे हंसी आती है, कभी कभी दया भी आती है कि जब लॉकडाउन किया तो उन्होंने लॉकडाउन क्यों किया ऐसा पूछा। अब लॉकडाउन अनलॉक कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अनलॉक क्यों कर रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। तो ये, और राहुल गांधी ने कहा कि ऑपोजिशन का काम है अपोज करना। तो कोई भी चीज हो, सही भी हो तो भी उसका विरोध करना, यही उनकी नकारात्मक राजनीति है, यही जन विरोधी राजनीति है और यही निराशा और हताशा से भरी राजनीति ऐसी होती है। और इसलिए वो अभी तक 14 के और 19 के पराजय से बाहर नहीं निकले हैं और हरा नहीं सकते मोदी को राजनीतिक दूर से। इसलिए वो कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसे आर्गुमेंट करते हैं कि जो बेतुके हैं।
जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं, क्योंकि एक साल पूरा हुआ है सरकार का, आपने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई भी, और हम भी चाहेंगे कि आपके पास जितने भी मंत्रालय हैं सब में बहुत सुचारू रूप से काम होता रहे, जिसका सीधा सीधा फायदा जनता तक पहुंचे भी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने कहा कि काम करने में आनंद आता है, चाहे मंत्रालय कितने भी हो, जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन काम करते रहना ही इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उनकी भी प्राथमिकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता एग्रोसेफ इंस्टेंट प्लस हैंड सैनिटाइजर हाथों को ड्राई नहीं मॉइस्चराइज करता है।